Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do scientific management principle and technique. Scientific management principle and techniques. Who has given the scientific management or scientific principle of management? It has given by the Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor, nickname is F.W. Taylor. Scientific management is a new thinking on management propounded by Frederick Winslow Taylor. टेलर की इतनी अच्छी स्टोरी है कि इनकी अगर हम जीवन की बातें पढ़ें तो वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक लेबर होते हुए ये एक इंजीनियर की पोस्ट पर, चीफ इंजीनियर, खाली इंजीनियर भी नहीं, चीफ इंजीनियर की पोजीशन पर मिडवे स्टील कंपनी यूएसए में जो थे लेबर थे, और लेबरर के से वो चीफ इंजीनियर सिर्फ 6 ईयर में ही वो क्या है, एक लेबर से इंजीनियर बन जाते हैं। कैसे? अपने हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से। तो इनकी एक स्टोरी जो है हम सब के लिए इंस्पायरेशन है कि कैसे ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो हैं वो एक लेबरर होते हुए जो है एक साइंटिफिक इंजीनियर बन जाते हैं, एक चीफ इंजीनियर बन जाते हैं, जिन्होंने खुद ही अपने ऊपर पहले आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं और अपने फिर उसके बाद ही टेक्निक्स और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है अपने में से निकाल कर दिखाएं कि किस तरीके से हम कामों को इस तरीके से ध्यान पूर्वक करते हुए या केयरफुली करते हुए हम किस तरीके से प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कैसे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू एलिमिनेट वेस्ट टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट को कम करके मैक्सिमम प्रोडक्शन करना और वेस्टेज को भी कम कर जो है ये काम करते हैं। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके से वेस्टेज को कम करके, कॉस्ट को कम करके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, वो सिखाते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो कि 1856 में इनका बर्थ हुआ है या बोर्न हुए हैं ये, और 1915 में इनकी डेथ हुई है। क्या है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? Scientific management is a new thinking or management propounded by Frederick Winslow Taylor. Taylor was a person who, within a very short duration, rose from the rank of an ordinary laborer to the position of a chief engineer. In 1878, he joined the Midway Steel Company in the USA as a laborer, and due to his hard work and dedication, he was able to reach the position of the chief engineer in the same company within a short span of 6 years. During this period, Taylor conducted a number of experiments and came to the conclusion that amount of work a laborer was doing was far as less as compared to what he was supposed to be doing. एक पर्सन जो सोचता है उससे बहुत ही कम काम करता है। He gave a number of suggestions to solve this problem, and in doing so, he gave a scientific outlook to management. Taylor worked in Bethlehem Steel Works up to 1901, and thereafter started providing service as a management consultant. In 1903, he published a research paper titled Shop Management, and in 1911 has book Principle of Scientific Management. तो आप देखेंगे कि 1878 में जो लेबरर के वर्क में काम कर रहे हैं, 1884 में वही उसी कंपनी का चीफ इंजीनियर बन जाता है, और कैसे वो अपनी डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से काम करते हैं। और टेलर ने जो वर्क किया है उसके बाद 1901 तक उन्होंने क्या किया है, बेथलेहम स्टील वर्क में काम किया है, और
आफ्टर दैट उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर 1930 में जो है पब्लिश कराया है। उसके बाद 1911 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। टेलर डाइड इन 1915 बट हिज कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट विल ऑल्सो रिमेन इमोर्टल। वो हैं तो नहीं, लेकिन उनकी जो बुक्स में या उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल हैं वो अभी तक भी क्या है, हम सबके दिलों में राज करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल, क्या मीनिंग है उन साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ये तो बात थी हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर की, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स की। तो क्या है ये? इट रेफर टू द मैनेजमेंट वी थिंक दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। मैनेजमेंट का मीन क्या होता है कि कुछ इस तरीके से करना, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से करना कि जो आप चाहते हैं वो हो जाए। इट रेफर टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक दैट बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्किंग इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे। किसी भी काम को किस तरीके से बेस्ट तरीके से किया जा सकता है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में सिखाया गया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन ए साइंटिफिक मैनर। In other words, discarding the traditional approach to management and adopting newer and more scientific approach in their place is called scientific management. Taylor has said that before commencing any work, a manager should first analyze it thoroughly and only then they take any decision. किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसे एनालाइज कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या करके चलना है और उससे से रिलेटेड जो है तब ही डिसीजन लेने चाहिए। क्या है डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर? Scientific management is the act of knowing exactly what you want men to do and then seeing it to they do it in the best and cheapest way. Scientific management क्या है कि ये जानना कि आपको करना क्या चाहता है एक पर्सन, और जो करना चाहता है वो उसको किस तरीके से बेस्ट और सस्ते वे में, चीपेस्ट वे में कर सकता है। तो वो सारे एनालाइज करना उसको, तो वो हमारा क्या कहलाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे फीचर्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर जो है हमारा क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच। मींस काम, जो भी काम करेंगे वो सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा। सिस्टमेटिक अप्रोच है मैनेजमेंट की इसमें, क्योंकि हर काम को पहले सोचना समझना और कम्प्लीटली सिस्टमेटिक रहेगा क्योंकि एनालाइज करके किया गया है। सेम साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट्स यूज एंश्योर दैट ऑल एक्टिविटी आर कम्प्लीटेड इन ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। उन्होंने क्या कहा है कि हर एक्टिविटी जो है कंप्लीट भी हो और सिस्टमेटिक ढंग से हो, कोई छूटे भी नहीं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है क्या, ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग अबाउट ए कंप्लीट मेंटल चेंज बोथ इन द ओनर एज वेल एज द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब कि इस तरीके से काम करते हैं, इनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इस तरीके से काम करती है कि एम्प्लॉयज़ और ओनर दोनों को ही कंप्लीटली मेंटली चेंज कर देते हैं। बोथ द पार्टी स्टार्ट एमिंग फॉर मोर एंड बेटर प्रोडक्शन टारगेट रेदर दैन मेयरली चेजिंग हायर प्रॉफिट। दोनों ही प्रोडक्शन करने को, हाई प्रॉफिट करने के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। उनका मेन एम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अचीव करने में वो हेल्प करना शुरू कर देती है। डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ये क्या करता है, पुरानी जो मैनेजमेंट चलती आ रही है उसको डिस्कार्ड करता है। इट कॉल फॉर डिस्कार्डिंग ऑफ ओल्ड टेक्निक एंड अडोप्शन ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक with the aim of improving the efficiency of employees. This is nothing but the outcome of complete change in attitudes. ये क्या करते हैं, पुरानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को हटाते हैं और नई ओल्ड टेक्निक्स को हटाकर न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक को जो है अडॉप्ट करते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और ऑब्जेक्टिव जो है अचीव होने में हेल्पफुल रहेगा। ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, रिक्वायर स्ट्रिक्ट observance of rules. Require strict observance of rules. Scientific management
require very strict observance of rule because the rule are formed only after due analysis and there is a very little chance of error in them. Unless the rule are followed strictly, the scientific thing given to management may fade away, making it to no different from the traditional management. स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स कहता है ये कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहते हैं कि हमें स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके लिए रूल बनाने चाहिए, बिकॉज द रूल आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस, एंड जो रूल्स हैं वो तभी काम कर सकते हैं अगर आप ऑब्जर्व करते हैं. देयर इज़ ए वेरी लिटिल चांस ऑफ एरर इन देम, अनलेस द इसमें कम से कम चांस देना चाहिए एरर का. अनलेस द रूल्स आर फॉलो स्ट्रिक्टली, द साइंटिफिक थिंग गिवन टू द मैनेजमेंट में फेड अवे, मेकिंग इट नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या कि इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना. This is done through conducting various kind of studies such as time study, motion study and fatigue study. different टाइप की टेक्निक्स इन्होंने दी हैं जिससे हम अपने वर्कर की एफिशिएंसी को जो है इंक्रीज कर सकते हैं. हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल हैं, इनके ओनली 4 प्रिंसिपल हैं. कौन कौन से ये 4 प्रिंसिपल हैं? फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल का, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एंड फोर्थ हमारा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. क्या है ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब? हमको साइंस को लेकर चलना है, रूल ऑफ थंब को नहीं लेना है. दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड not get stuck in a set routine with the old technique of doing work. हमको वही काम नहीं करना जो पहले से सेट किया हुआ है या जिस और पुरानी तकनीकों से आप करते आ रहे हैं. Rather we should be constantly experimenting to develop new technique which make the work much simpler, easier and quicker. हम अपनी न्यू टेक्निक अपना कर क्या है काम को ईजी तरीके से जल्दी और सिंपल वे में कर सकते हैं. सेकंड क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. द प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. मैनेजमेंट एंड द वर्कर के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, पूरा सहयोग एक दूसरे का देना चाहिए उन्हें. दिस रिक्वायर मेंटल रिविजन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर. बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग्स. एक इन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन की बात कही है कि इस तरीके से मेंटल रिवोल्यूशन करना चाहिए कि पर्सन, वर्कर, ओनर, मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल होंगे. तो क्या होगा कि उनके प्रॉफिट जो है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट उनका प्रॉफिट है, एक इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं होता है. ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होने से ईच एंड एवरी पर्सन का जो है प्रॉफिट उसमें रहता है. तो ये उनकी थिंकिंग को जो है चेंज करते हैं. मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स the company if any with the worker and worker should work hard and be willingly the embrace change for the good of the company. management should share gain of the company if any with the workers. अगर मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ अपने प्रॉफिट्स को शेयर करती है तो वर्कर और भी क्या है वर्क करने के लिए और ज़्यादा वर्क हार्ड करेगा, और वर्क हार्ड करेगा तो क्या है वो कंपनी के लिए भी अच्छा होगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. According to the principle, all the activity done by different people must be carried on with a spirit of mutual cooperation. जितने भी काम किए जाते हैं, all the activity जो हैं वो डन की जाती है किसके थ्रू? डिफरेंट पीपल, जो भी म्यूचुअल कोऑपरेशन से. Taylor has suggested that the manager and the worker should jointly determine standards. This increase involvement and thus in turn increase responsibility. टेलर क्या सजेस्टेड करते हैं कि मैनेजर और वर्कर को जॉइंटली स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, डिटर्मिनेशन करनी चाहिए. जब स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन के टाइम पर इन्वॉल्वमेंट रहेगी एम्प्लॉयज़ की या वर्कर की, तो वो उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो और बढ़ जाती है. क्योंकि पर्सन से जब आपके कोई भी सजेशन लिए जाते हैं और आप अपना सजेशन जो देते हैं अगर उसको फॉलो किया जाता है तो क्या होगा कि आप
उस काम में अपनी फुल डेडिकेशन लगा देंगे या फुल डेडिकेशन से आप उस वर्क को करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा पूरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यहाँ पर वो कहता है कि खाली ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज विच कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। दिस वर्क असाइन्ड टू एम्प्लॉय शुड suit their capability. They should be given the required training to increase their efficiency. Efficient employee would produce more and earn more. This will ensure their greatest efficiency and prosperity for both the company and the workers. वो ये कहता है कि पर्सन को पहले तो आप क्या करेंगे, जब भी आप उसमें लाएंगे सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे कि वो उसके लिए एफिशिएंट हो। साथ ही साथ जिस पर्सन को वर्क असाइन किया जा रहा है उससे पहले क्या है, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर उसे नीड है, रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग की, तो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेगा। दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनी एंड द वर्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये हमारे 4 प्रिंसिपल थे। फर्स्ट हमारा साइंस नोट रूल ऑफ थंब, सेकंड हमारा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड थर्ड हमारा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ हमारा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट हमारा है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या टेक्निक्स हैं? टेक्निक्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली ब्रिंग आउट द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द थ्योरी। उनकी जो क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरीके से अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते हैं या किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो टेलर हैड डिवाइज द फॉलोइंग टेक्निक फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिना प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक टेक्निक के आप इसको फॉलो नहीं कर सकती हैं। तो प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन टेक्निक्स को फॉलो करना होगा, जिससे कि आपका क्या है, आपको हेल्प मिलेगी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। तो क्या है ये फंक्शनल फोरमैनशिप? क्या है ये एक टेक्निक है जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। सबसे पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की सारी टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारी है फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड हमारी है स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एंड हमारी नेक्स्ट टेक्निक है फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये 8 टेक्निक्स हैं हमारी, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी हैं अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने में। ये जो हैं हमारी टेक्निक्स हेल्पफुल रहेंगी। किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे देखेंगे आप। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली ब्रिंग आउट द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द थ्योरी। द क्वेश्चन विच नाउ अराइज is how to implement these principles practically. Taylor has devised the following technique for actually implementing the principle of scientific management. First, functional foremanship. F.W. Taylor has propounded the functional foremanship. This form of organization is totally based on the principle of specialization and makes full utilization of the expertise of various experts. In functional organization, work is divided into many small parts and each part is assigned to an expert. In this manner, all the benefit of specialization are availed of. क्या कहते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर? कहते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप करें।
फंक्शनल फोरमैनशिप मीन्स काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, और पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको पर्सन को वही वर्क देना चाहिए जो जिसका एक्सपर्ट हो। ईच पार्ट इज असाइन टू एन एक्सपर्ट, उसके एक्सपर्ट को ही दे, जिसकी जिस काम में इंटरेस्ट है उसको वही काम देना चाहिए। तो फंक्शनल फोरमैनशिप की डेफिनेशन या हम मीनिंग देखें तो इट रेफर टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये कहता है कि अगर हम काम को इस तरीके से असाइन करेंगे कि जिससे एक तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और उस पर्टिकुलर पर्सन को वही काम देना जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, उस काम को फुल डेडिकेशन से करेगा। डेडिकेशन के साथ इंटरेस्ट होगा तो उसका स्पेशलाइजेशन होगा, एक्सपर्ट होगा तो उससे मिस्टेक कम होंगी तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइम कम लगेगा, वेस्टेज कम होगी और प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो टेलर सजेस्ट करते हैं कि काम को किस तरीके से डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 4 एक्सपर्ट आर अपॉइंटेड इन ईच डिपार्टमेंट। द एक्सपर्ट इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट डू प्लान एंड द एक्सपर्ट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेल्प इन प्रोडक्शन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन क्लैरिफाइड इन द फ्लोइंग डायग्राम्स। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है अपने वर्क को। सबसे पहले उन्होंने क्या, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी उन्होंने 4 जो है एक्सपर्ट लिए हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो एक्सपर्ट है वो क्या कहता है, अब देखेंगे, एक रूट क्लर्क, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। ये चारों काम करेंगे किसके लिए, वर्कर्स के ऊपर। सेम प्रोडक्शन के भी गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ध्यान रखेंगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिपेयर बॉस जो है वो किसके अंदर आता है, किसके उसका हेड कौन है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो रिपेयर बॉस का हेड रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि स्पेशलाइजेशन एंड ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शंस। क्या है, रूट क्लर्क। अब देखो प्लानिंग वाला पर्सन क्या क्या काम करेगा, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिन ऑफिसर क्या काम करेंगे। रूट क्लर्क क्या करेगा, सबसे पहले दिस क्लर्क स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क, मीनिंग देयर बाय द स्टेजेस इट शैल हैव टू पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज्ड। ही ऑल्सो डिसाइड द जॉब टू बी डन फॉर द डे एंड वेयर इज टू बी डन। देखेंगे कैसे कहता है कि जो रूट क्लर्क है वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी सीक्वेंस से होकर गुजरना पड़ेगा उस स्पेसिफाई को बताता है। उसके बाद उसके स्टेजेस को डिफरेंट कौन कौन से स्टेजेस होगी और किसको किसके बाद गुजरना है या किससे पहले कौन सी स्टेज कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये सारा कुछ डिसाइड कर देता है और काम को कितने दिनों में और कहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए ये बता देता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या कहता है, दिस क्लर्क प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर। अब वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है कौन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एंड हैंड देम ओवर टू द गैंग बॉस। इंस्ट्रक्शन कार्ड बना दिए वर्कर के लिए उसने और उसको किसको दे देता है, गैंग बॉस को दे देता है जो कि आपका प्रोडक्शन ऑफिसर में रहता है। दीज कार्ड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क, प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट, मटेरियल टू बी यूज्ड एंड डिटेल अबाउट मशीनरी। ये कार्ड बताते हैं, ये कार्ड ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि किस नेचर का वर्क है, क्या उसका प्रोसीजर है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा और मशीनरी जो है वो उसकी पूरी डिटेल जो है वो बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब देखो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, दिस क्लर्क डिसाइड एज टू व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। कब शुरू करना है कब खत्म करना है वो पहले डिसाइड कर देगा। एज टू व्हाट टाइम द होल वर्क विल टेक प्लेस इट ऑल्सो डिसाइडेड एट द सेम टाइम एट व्हाट कॉस्ट द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस। क्या कॉस्ट रहेगी, कितना टाइम रहेगा, उसकी दोनों चीज़ों की जो है वो लिमिट बता देता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर क्या करेगा,
एवरी वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इन ए डिसिप्लिन मैनर, उसका यही काम है कि वो इंश्योर करेगा कि हर काम एक सिस्टमेटिक ढंग से डिसिप्लिन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात आती है गैंग बॉस की। अब गैंग बॉस को किसने दिया था? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने बनाए थे। द वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल। ए ग्रुप लीडर इज सिलेक्टेड हु इज नोन एज द गैंग बॉस। He is expected to ensure that both the worker and the machine are fit enough for production and the material are required for their use has been made available to them। वो ये चेक करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने क्या कहा था कि वो इंस्ट्रक्शन देगा कि काम को कैसे करवाना है, क्या मटेरियल होगा, क्या डिटेल रहेगी। तो गैंग बॉस जो है वो देखता है कि क्या सारी मशीनें, सारा प्रोडक्शन करने का मटेरियल वहाँ पर है, अवेलेबल है या नहीं है, या कुछ कमी तो नहीं है। ये चीज़ें तो देखने का काम किसका है? गैंग बॉस का। नेक्स्ट हमारा आता है स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस क्या करेगा? द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीड बॉस इज टू एंश्योर दैट ऑल द वर्कर आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एट द रिक्वायर्ड रिस्पेक्टेड स्पीड। जो स्पीड बताई गई है क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? इफ इट इज नॉट सो द स्पीड बॉट ट्राई टू फाइंड आउट द केसेस ऑफ स्लो स्पीड एंड हेंस ए सोल्यूशन फॉर इट। अगर वो नहीं किया गया है तो वो क्या करेगा कि उसको पता लगाएगा कि क्या कारण है और उसको दूर करने का काम करेगा। रिपेयर बॉस। द मेन फंक्शन ऑफ द रिपेयर बॉस इज टू कीप द मशीन्स एंड टूल इन वर्किंग कंडीशंस। रिपेयर बॉस का मेन फंक्शन क्या रहेगा कि मशीन्स के सभी पार्ट सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है, रिपेयर करने की नीड है, तो वो उसको भी ठीक करवाता है ताकि काम को रुकना नहीं चाहिए। अगर मशीनें ख़राब हो रही हैं तो टाइमली उनको देख लिया जाए, परख लिया जाए, तो वो ठीक की जा सकती हैं, जिससे क्या है रुकेगा नहीं तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो गई। नेक्स्ट क्या है? इंस्पेक्टर। ही इंस्पेक्ट द थिंग प्रोड्यूस्ड एंड कंपेयर देयर क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड prescribed for them and try to find out the differences. In case of unfavorable result, he initiate corrective actions। वो ये कहता है कि आपको इंस्पेक्टर को क्या करना है कि वर्क जो किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को कंपेयर करना है, जो स्टैंडर्ड पहले बनाया गया था क्या वर्क उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्या उसमें अनफेवरेबल रिजल्ट होने पर करेक्टिव एक्शन के लिए इनिशिएट करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में क्या है? इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। ये क्या करता है? हर एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है, स्टैंडर्ड बना देता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन करना, हर काम को डिफरेंट एक्टिविटी में आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन बाय ए वर्कर इन ए डे। कितना काम एक वर्कर के द्वारा एक दिन में कंप्लीट कर लिया जाए ये पहले से बता देगा। द वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे। क्या पर्सन उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इन द सेम मैनर स्टैंडर्ड में ऑल्सो भी सेट ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो, जब आपको बता दिया कि आपको इतना काम करना है तो काम करने के लिए मशीनें कितना काम करेंगी, मटेरियल से कितना काम हो पाएगा, तो ये सब चीज़ों का ये स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स हो जाता है कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर मशीन का यूज़ होगा। ये सारी चीज़ों का ही स्टैंडर्ड जो है वो बता देता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन में क्या रहेगा? टू रिड्यूस ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड फिक्स करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो प्रोडक्ट का फिक्स टाइप हो जाएगा, साइज हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगी जो फालतू की वेस्टेज, या हम कह सकते हैं कि गिवन लाइन क्वालिटी पहले से स्टैंडर्ड बन चुका है, और अगर पर्सन का परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बन चुका है, मटेरियल का बन चुका है, तो कोई भी इसको चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारे थे 2 टेक्निक्स आज हमने किए हैं। इसमें फर्स्ट टेक्निक हमने की है क्या? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, एंड सेकंड टेक्निक हमने यहाँ पर की है वर्क को डिवाइड करने की, फंक्शनल फोरमैनशिप। पहली हमारी है फंक्शनल फोरमैनशिप एंड सेकंड है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर हम आज यही 2 टेक्निक्स करते हैं और हमने 4 प्रिंसिपल किए हैं, साइंस, नोट, रूल ऑफ थंब एंड कोऑपरेशन, नोट इंडिविजुअलिज्म,
हार्मोनी नोट, डिस्कॉर्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। रिमेनिंग 6 टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।